लोग हमसे पूछते हैं कि आप सन्यासी, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, आप क्यों ये आंदोलन में जाते हैं। ये पुलिस हमसे पूछ रही थी कि जब आप सन्यासी, आप मंदिर में रहना चाहिए। तो मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि वो मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री क्यों बन गए हैं। अब क्या बेचारे किसी जज की हिम्मत है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी आरएसएस के लोग अगर इंटरेस्ट न लें उसे जेल भेज दे। कि मुझे नहीं लगता देश भारत में, उत्तर प्रदेश में किसी आदमी की हिम्मत है, किसी जज की, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, जो निर्णय ले ले बिना इनके पूछे। ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक बौद्ध भिक्खु के घर में। और ये अगर मैं इन्हें कहूं कि ये क्रांतिकारी बौद्ध भिक्खु हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। भंते सुमित रतन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और राजनीति में भी किस तरह से लोगों की बौद्धिक क्षमता को उजागर करना है, कैसे उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी विषयों पर अपना जो उपदेश है वो लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और कोशिश करते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की। और अभी जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में, उस हिंसा के मामले में भी इन्होंने एक मिसाल के तौर पे ये वहाँ गए, पुलिस व्यवस्था और चौक चौबंद के बावजूद ये वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ जो 19 वर्ष का किसान लवप्रीत सिंह जिसकी हत्या हो गई, उसके जब उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा था उस वक्त ये वहाँ मौजूद थे। तो पहले तो आपका भंते जी बहुत स्वागत है बहुजन टीवी पर। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो विपक्षी दल के नेता थे उनको रोकने की वजह समझ में आती है, राजनीति है, बाकी मुद्दे हैं, लेकिन आपको एक बौद्ध धर्म प्रचारक हैं, आप गुरु हैं, आपको रोकने के पीछे का कारण समझ नहीं आता। देखिए, मैं किसान आंदोलन से पिछले 9 महीने से जुड़ा हूँ। मैंने पुलिस को बताया कि मैं किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ और कई बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे किसान हिंसा पर आमादा होने को तैयार थे, लेकिन मैं उनके बीच में खड़ा रहा और उनसे बताता रहा कि लोकतंत्र में हिंसा सहारा नहीं है, यहाँ संवाद सहारा है और हिंसा का सहारा न लिया जाए, संवाद किया जाए, तभी समस्या का समाधान होगा। मैं बार बार किसानों को शांत करता रहा। तो जब मैं वहाँ नहीं था, मेरी अनुपस्थिति में ये बहुत बड़ी घटना हो गई, तो मैं फिर भी बात उनके बीच में गया ये बताने के लिए कि हिंसा का सहारा मत लीजिए। इस देश भारत में सरकार के खिलाफ या पहली सरकारों के खिलाफ तमाम डाकू, डकैत, बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े गुंडे आए, उनके पास बहुत हथियार थे लेकिन वो टिक नहीं पाए। लोकतंत्र में सरकार से लड़ा नहीं जा सकता है, लोकतंत्र में सरकार से संवाद किया जा सकता है, इसलिए मैं उनके बीच में जा रहा था। जब हमने पुलिस से, किसान नेताओं से बात कराई, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात कराई, जहाँ लवप्रीत सिंह की डेड बॉडी रखी थी, उस गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं वो हमारे मित्र हैं, उनसे बात कराई कि गुरुजी को आने दीजिए, तब पुलिस ने हमें जाने दिया। किन किन कठिनाइयों से होकर, क्योंकि 4 तारीख को हमने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन बतौर पत्रकार भी हम वहां नहीं पहुंच सके क्योंकि जो स्थितियां थी वो बद से ज़्यादा बदतर थी और पुलिस ने 30-40 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी। ऐसे में आप वहां पहुंचे, आपने वहां का जो हाल था वो भी देखा और दिखाया, लोगों तक पहुँचाया। कितनी मुश्किलें हुई? देखिए, बहुत मुश्किलें हुई। पहले तो लखनऊ से ही नहीं निकलने दे रहे थे, टोल पर पुलिस रोक रही थी। फिर लखनऊ से जब मैं निकल गया तो सीतापुर से लखीमपुर रोड पर जाने ही नहीं दे रहे, रास्ता बंद कर रखा था। जैसे तैसे मैं 8 जगह पुलिस से संघर्ष करके पहुंचा और मैं बराबर ये कहता रहा कि आपको लग रहा है कि मैं हिंसा में शामिल हूँ? मैं एक धर्मगुरु हूँ, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। तथागत भगवान बुद्ध ने जीवन भर क्रोध नहीं किया, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं उनका अनुयायी हूँ और मैं हिंसा अगर हो रही होगी तो रोकने का प्रयास करूँगा। अगर उस हिंसा में अगर मैं भी शहीद हो जाऊँ तब भी मैं तैयार खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं लोगों के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए बचाव का काम करूँगा। तब जाके पुलिस ने हमें जाने दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे ही एक तरह से भूचाल आया हुआ है। किसान लगातार कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करेंगे और आप भी बहुजन मैत्री सम्मेलन के जरिए लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भागीदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद क्या, किस तरीके से समीकरण बदलेंगे? किसको कितना फ़ायदा और किसको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए आदरणीय पूजा जी, ये संस्कृति की लड़ाई है। हम लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं। जो लोग मेहनत कश लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो हक वंचित लोग हैं,
जिनको सदियों से वंचित किया गया, जिनके हक अधिकार नहीं दिए गए, मैं ऐसे बौद्ध भिक्षु हूँ, उनकी रोटियां खाता हूँ तो उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाता हूँ। और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना, विरोध करना, सत्य बात कहना कोई गुनाह नहीं है, वो ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि आप सन्यासी, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, आप क्यों ये आंदोलन में जाते हैं। ये पुलिस हमसे पूछ रही थी कि जब आप सन्यासी, आप मंदिर में रहना चाहिए। तो मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि वो मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री क्यों बन गए हैं। भाई आप हमसे तो पूछ रहे हैं कि मैं सुख दुख में अगर कहीं खड़ा हो रहा हूँ तो मैं बाबा जी हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, आपको क्या ज़रूरत है। ये योगी आदित्यनाथ जी से नहीं पूछते हैं कि वो पूजा करते थे फिर मुख्यमंत्री क्यों आके बन गए। मैंने तो ये प्रतिज्ञा की कि मैं कभी प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जो हक वंचित लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, अगर उनको मैं जागरूक कर पाया, उनको अगर व्यसनों से दूर कर पाया, उनको अगर मैं गलत आदतों से दूर कर पाया तो मेरे लिए अच्छा कार्य होगा। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिश भी सराहनीय है, लेकिन राजनीति जिस मोड़ पे अभी है, बीजेपी के सांसद है दिल्ली से मनोज तिवारी, जब विपक्ष के नेता जाने की कोशिश कर रहे थे परिवारों से मिलने, पीड़ित परिवारों से मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये गिद्ध हैं जो परेशान है, जिन्हें कुछ नोचने को नहीं मिल रहा। इस तरीके की बातें की जाती हैं। और जिनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके बयान आपने भी सुने होंगे, जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे, और फिर उनके बेटे पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसानों को रौंद दिया। इस सब को देखकर आपके क्या विचार हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बयान हैं उनकी परवरिश का हवाला देते हैं कि उनके संस्कार कैसे रहे होंगे। न देश भारत में किसी को अभद्र बोलने का, किसी नेता को किसी के बारे में आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। मैं जब पहली बार किसान आंदोलन में गया तो उनसे कहा जाता ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, इनको कांग्रेस वाले पैसा दे रहे हैं, फिर बताएं इनको आम आदमी वाले पैसा दे रहे हैं, बता रहे इनको अखिलेश यादव पैसा दे रहा है। तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बेचारे वो किसान हैं, अपनी यथास्थिति के साथ रहना चाहते हैं, अपनी वो ज़मीन बचाना चाहते हैं, वो दोहरी मंडियों के खिलाफ हैं, वो मशीनीकरण के खिलाफ हैं, वो ऐसे ही देश भारत को अनाज खिलाना चाहते हैं। लेकिन सरकार को नागवार लग रहा है। सरकार चाहती है कि इसका निजीकरण करके बड़े लोगों के हाथ में ज़मीनें दे दी जाएँ। इसके लिए किसान विरोध कर रहा है और मैं स्वयं उसमें शामिल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत हो गया, भारत का अपमान भी हो गया, लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब थोड़ा शर्म करिए और सभी बीजेपी के लोग आपस में थोड़ा, आप बड़े लोग हैं, आप अब देखिए, बड़ा ही रहम करता है, बड़े ही व्यक्ति के अंदर क्षमा होती है, छोटा बेचारा क्या क्षमा करेगा। तो आपके पास सब कुछ है, आप क्षमाशील बन जाइए बुद्ध की भाषा में, और ये तीनों बिल वापस ले लीजिए, मसला शांत हो जाएगा। किसान लगातार अपनी ज़मीन की और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब राजनीति की ज़मीन की लड़ाई हो गई है। यहाँ भी सारी पार्टियाँ अपने अपने जो ज़मीन है वो तलाशने की कोशिश कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सत्ताधारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि वो बहुमत के साथ वापस आने वाले हैं। जिस तरीके की राजनीति यहाँ हो रही है, धर्म पर आधारित, और लोगों को, जिनको आप जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अधिकारों और हकों के लिए, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा? देखिए, आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जो मोदी विरोधी वोट है और बीजेपी विरोधी वोट है, भाजपा विरोधी वोट है, वो इस समय 20 जगह बटा है। उसके 20 टुकड़े हैं। अगर वो 20 टुकड़े अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोट 20 जगह बटेगा और बीजेपी के इकट्ठा वोट बीजेपी के पास चला जाएगा। लिहाजा बीजेपी फिर सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ऐसा लगता है, और ये कहीं ना कहीं आपका एनालिसिस है, उचित भी है, इसे रोकने के लिए आप किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं शासक का जो न्यायिक चरित्र होता है, शासक का जो न्यायिक चरित्र होता है कि सबके साथ वो समानता के साथ दे, सबके साथ समता का व्यवहार करे, सबका साथ दे, सबके हक अधिकारों की रक्षा करे, ये शासक का चरित्र होता है। और अगर ऐसा चरित्र बीजेपी वालों में आ जाए तो मैं क्यों उनका विरोध करूंगा? भाई अगर वो का तो नारा ही है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। नहीं, वो ये जो कहते हैं वो गलत, ऐसा नहीं वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी डीएम हैं एक जाति के हैं, है ना, और जितने भी मंत्री बन रहे हैं वो भी पर्टिकुलर एक जाति के हैं। और लाभान्वित जिनको ठेकेदारी में किया जा रहा है, खनन के जिनको ठेके दिए जा रहे हैं, वो भी कुछ ही जाति के लोग हैं। तो ऐसा वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, इसी का तो विरोध है जी।
चलिए, ये सारी बातें तो एक तरफ हो गई। आपका जो बहुजन मैत्री सम्मेलन है, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं, काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं और लगातार आप उसको आयोजन भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। उससे कितना कुछ असर पड़ने वाला है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, बहुजन मैत्री सम्मेलन करने से हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं और बहुजन मैत्री सम्मेलन करने से बहुजन समाज की पार्टियों को ही लाभ होगा। लेकिन कुछ अल्पज्ञानी लोग हैं बहुजन समाज के जो राजनीति करते हैं, वो हम पर आरोप लगाते हैं। हम बहुजन मैत्री सम्मेलन करते हैं तो नरेंद्र मोदी को बुरा लगना चाहिए, योगी को बुरा लगना चाहिए या और किसी भाजपा वाले को बुरा लगना चाहिए, लेकिन बसपा के लोग ही हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भंते जी बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि बहुजन समाज एक होकर, राजनीतिक एक होकर के अगर लड़ता है तो सत्ता में, लोकतंत्र में हिस्सेदारी तय हो सकती है, इनकी सरकार भी आ सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जब इनके ही मन में ऐसा भाव है कि हमें टुकड़े टुकड़े में बटे रहना है, अरे वो हमें आरोप लगाते हैं, वो सही लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। मैं ये सही कह रहा हूँ कि सही मायने में ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। भाई, जिन्होंने जातियाँ बनाई वो तो मज़े ले रहे हैं, लेकिन ये सब जाति जाति खेल रहे हैं। और जातियों के चाहे जितने बड़े ये किले बना लें, ब्राह्मणवाद उन्हें ध्वस्त हमेशा करता रहेगा और फिर करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अपने अभिमान, घमंड, ईर्षा और अपने सफ़ेद बाल, अपना ज्ञान, अपना अच्छा भाषण एक तरफ रख कर के साथ साथ आ जाएं, तो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। जीतने की कोई बात नहीं, अभी मुकाबले की बता रहा हूं मैं आपको। न बीजेपी बहुत भारी है इन पर अभी। ये आप सीधे तौर पे मान रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भारी है? बिल्कुल भारी। और क्योंकि बटी हुई है विपक्ष, तो इसका फायदा उन्हें मिलने वाला है। आप कहते हैं आप राजनीतिक हैं, आपका किसी से कोई राजनीति में संलग्न नहीं है आप, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से लगातार आपकी जो मुलाकातें होती रहती हैं, राजनेताओं से आप मिलते रहते हैं, इसे लेकर लोगों के मन में ये चीज़ खटकती है कि ऐसे कैसे आप अराजनीतिक हो सकते हैं? मैं जब मुसलमानों के उलेमाओं से मिलता हूँ, मुसलमानों के मौलानाओं से मिलता हूँ, तब तो हम पर आरोप नहीं लगाया जाता। जब मैं ईसाइयों के पादरियों से मिलता हूँ, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से मिलता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ, सामाजिक लोगों से मिलता हूँ, धार्मिक लोगों से मिलता हूँ, किसान नेताओं से मिलता हूँ। मेरा काम है, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर बुद्ध की संस्कृति हम समझाएं, जो संस्कृति भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए अच्छी है। उसी तरह से मैं नेताओं को समझाता रहता हूँ, इन्हें समझाता हूँ। अनिक्षावत संखारा उपादवे धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती ते संगूप समोसुखो। मैं नेताओं से कहता हूँ, घमंडी मत बनिए, हिस्सेदारी सबको दीजिए। ये मतलब इसमें मत रहिए कि हम ही अकेले जीत जाएंगे और कोई जीत नहीं पाएगा। ऐसा मैं ज्ञान सबको देता रहता हूँ और जितने भी नेता हमारे आते हैं या जितने भी नेताओं से मिलता हूँ, मैं उनको सही मार्ग ही देता हूँ। आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लगातार संविधान की स्थापना और उसके सही उसको उपदेश कैसे दिया जाए, कैसे लोगों तक वो जा सके, इस पर आप काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके के प्रशासन के रवैये सामने आए, संविधान कितना अभी तक जीवित बचा है और आपको लगता है कि आगे कितना असरदार रह सकता है? देखिए, संविधान बनाने के बाद बाबा साहब ने स्वयं स्टेटमेंट दिया था कि संविधान तो मैं दे रहा हूँ भारत को, लेकिन इसको लागू करने वाले, इसको मनवाने वाले, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर दोहरे चरित्र के होंगे तो संविधान का कोई दोष नहीं होगा। तो आज ऐसे लोग सत्ता में नहीं हैं जिनका न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर सही लोग होते तो संविधान पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत संविधान है, सबको हक मिलता, सबको अधिकार मिलता, न गरीबी होती, न लाचारी होती। संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भंते जी, 302 की धारा लगाई गई है, एक ऐसी धारा है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है आज, अभी तक जो मुख्य आरोपी बताए गए हैं आशीष मिश्रा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही उनके पिताजी का इस्तीफा लिया गया है जो गृह राज्य मंत्री हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उस न्यायिक व्यवस्था में जब नेताओं का हस्तक्षेप हो जाएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा, जब एक चीफ जस्टिस को ये राज्यसभा मेंबर बना देते हैं लोभ लालच दे करके, अपने हिसाब से ये बुलवा लेते हैं जजों से, तो ये देश भारत के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। अगर उसको सही मायने में निष्पक्ष छोड़ दिया जाए तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है। अब क्या बेचारे किसी जज की हिम्मत है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी आरएसएस के लोग अगर इंटरेस्ट न लें उसे जेल भेज दे? कि मुझे नहीं लगता देश भारत में, उत्तर प्रदेश में किसी आदमी की हिम्मत है, किसी जज की, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, जो निर्णय ले ले बिना इनके पूछे। ऐसा मैं मानता हूँ।
जबकि ये संविधान के विरुद्ध है, उसे स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लेकिन बंदे जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, वो बीच में आए हैं, जो परिवार है उनके निष्पक्ष जांच के लिए जिनकी जाने गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, अगर निष्पक्ष जांच होती है, आदरणीय मिश्रा जी और उनका बेटा अगर जेल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उन गरीबों के प्रति न्याय होगा। और ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अगर घटना हो, उनकी सही जांच हो और पीड़ित लोगों को न्याय मिले और जिन्होंने जुर्म किया है, अत्याचारी को अगर उसके सज़ा मिले, तो भारत का संविधान जिंदा बना रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात